हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल शाश्वत सीरी बेसिस सीरी व्यापा में। आज की क्लास में हम लोग भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति वाला क्षेत्र है इसके बारे में हम लोग क्या करेंगे तो डिस्कस करेंगे, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके पेपर में है ना देखने को आपको मिल सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो चलिए इसको क्विक रिवीजन करते हैं फास्ट तरीके से। ठीक, तो सबसे पहले अभी वर्तमान का जो करेंट डाटा है इसको याद रखना है कि जो हमारे भारत में है ना, भारत का जो वन और वृक्ष आवरण है वर्तमान में कितना प्रतिशत है, तो ये वाला डाटा याद रखना 24.56%। ठीक है, 24.56%। लेकिन हमारा उद्देश्य कितना है, कितना होना चाहिए, तो यह है कितना, तो 33%। इनके बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपसे पूछा जाता है, वो आप निकाल लेंगे। ठीक है, 9 से कुछ कम आएगा या 9% ले लेना आप, या 8 दशमलव कितना 44। ठीक, इसके साथ एक चीज और याद रखना है कि क्षेत्रफल के अनुसार अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ा वन आवरण किसका है, तो आपको उस स्टेट का नाम याद रखना है, मध्य प्रदेश। कौन सा, तो मध्य प्रदेश। और साथ ही अगर प्रतिशत में पूछे तो आपको याद रखना है कौन सा, तो मिजोरम। याद रखिएगा, हमारा जो लक्ष्य है वन और वृक्ष आवरण का, ये कितना है, तो ये 33% है। ठीक, इतनी चीजें क्लियर हुई, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब देखिए प्राकृतिक विभाजन में आपको एक स्ट्रक्चर और देखने को मिलता है, तो यहाँ पर आप समझने की कोशिश करना। जैसे कि यहाँ पे है पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट। तो किसी को अगर इसका लोकेशन पता नहीं होगा तो मैं बताता हूँ, ध्यान से समझना। देखिए, ये जो है हमारे भारत का है ना, साउथ का क्या है, तो साउथ का स्ट्रक्चर हमारे मैप का, इंडियन मैप का जो ढक्कन वाला क्षेत्र है उसका स्ट्रक्चर आपको इस तरीके से देखने को मिलता है ना। तो ये वाला जो हिस्सा है ना, इसको हम लोग पूर्वी घाट कहते हैं। ये क्या कहलाता है, पूर्वी घाट। और इधर क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है पश्चिमी घाट। ठीक है, तो पूर्वी घाट ये बंगाल से लेके यहाँ पूरे नीचे वाले हिस्से में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ये गुजरात से लेके पूरे नीचे तक इसका विस्तार आपको देखने को मिलता है। फिलहाल आप अभी इतनी ही चीजों को याद रखना। चलिए, देखिए अब बस इसी को हम लोग अभी क्या तो पढ़ने वाले हैं, है ना। देखिए, ये पश्चिमी घाट है और ये पूर्वी घाट, दोनों को डिफ्रेंशिएट करते हुए पढ़ेंगे, चीजें समझ में आएंगी। तो पश्चिमी घाट में जो चट्टान है ना, वो इस तरीके का आपको देखने को मिलता है पूरा। इस तरीके का कहने का मतलब क्या है कि ऐसा रहता है ना, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो इसे दिया हुआ है, ये मतलब निरंतर पर्वत है। ये ऐसा ही स्ट्रक्चर आपको बहुत लंबी दूरी तक देखने को मिलता है। लेकिन पूर्वी घाट में जो पर्वत है वो इस तरीके से खंडित देखने को मिलते हैं। मतलब ये वाला स्ट्रक्चर है, बीच में खाली जगह छोटा है, ये वाला बीच में खाली जगह छोटा है, ये वाला बीच में खाली छोटा है। मतलब अलग अलग भागों में बटा हुआ देखने को मिलता है। इसका कारण क्या है कि इन भागों से नदियां होकर गुजरती हैं, है ना। तो कौन कौन सी नदियां, तो देखिए कुछ नदियों के यहाँ नाम है, उसके अतिरिक्त और बहुत सारी नदियां ऐसी ही गुजरती हैं, जैसे गोदावरी, महानदी और कृष्णा नदी। ठीक है, ये क्या होती है, उसी खंडित मार्ग से, है ना, सकरी मार्ग से गुजरती है। पश्चिमी घाट के बारे में एक याद रखना कि इसकी ऊंचाई काफी ऊंची है ना, मतलब अगर लंबाई में पूछा जाए तो 900 से 1600 मीटर है। वहीं पूर्वी घाट की लंबाई जो है 900 मीटर तक ही आपको देखने को मिलता है। पश्चिमी घाट में इस तरीके का जो पर्वत है, एक मिनट, है ना, पश्चिमी घाट में इस तरीके का जो पर्वत है, इसकी जो मैक्सिमम चोटी है ना, जिसको सर्वोच्च चोटी कहते हैं। मैक्सिमम करने की मतलब सबसे ऊंचाई में जो चोटी है उसको, ठीक है, अनाई मुड़ी। ठीक है, अनाई मुड़ी ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, केरल राज्य में देखने को मिलता है। और इसकी लंबाई कितनी है, तो 2695 मीटर है। ठीक है, अब पूर्वी घाट के बारे में आपको याद रखना है। देखिए, और उसी प्रकार जो पूर्वी घाट है, तो इस तरीके का जो स्ट्रक्चर वाला जो पहाड़ है ना, ऊपर में ऐसा वाला, तो इसकी जो सबसे मैक्सिमम हाइट वाली जो पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, तो अरमाकोंडा। और इसकी ये कहाँ देखने को मिलता है आपको, आंध्र प्रदेश में। और ऊंचाई कितनी है, तो 1680 मीटर। ठीक, ये याद रखना है। इसके बाद जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो पश्चिमी घाट याद रखिएगा ये जैव समृद्ध है ना। तो ऐसे बहुत सारे स्थलों को इस यूनेस्को में क्या तो शामिल किया गया है। पूर्वी घाट के बारे में याद रखिएगा, तो ये वाले घाट वाले क्षेत्र में आपको कृषि देखने को मिलता है ना। कृषि की अधिकता देखने को मिलती है। साथ ही पूर्वी घाट आपको खनिज के लिए क्या तो महत्वपूर्ण देखने को मिलता है। बहुत सारे खनिज यहाँ पे क्या होते हैं, प्रोड्यूस होते हैं। ठीक, इतनी चीजें याद रखना, इतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अक्सर आप लोग पढ़े होंगे तो वृष्टि छाया प्रदेश के बारे में पढ़े होंगे, हाँ, कि वृष्टि छाया होता क्या है। तो वृष्टि छाया एक ऐसा क्षेत्र होता है ना, जैसे कि इस एग्जाम्पल में यहाँ पे समझना, ये पूरा का पूरा क्या है आपका,
एक पहाड़ का स्ट्रक्चर है, पहाड़ का, पर्वत का। ठीक। हवा क्या होती है आपको पता ही होगा, है ना, दक्षिण पश्चिम मानसून हवा या बंगाल की खाड़ी से हुआ, यहीं से हवा क्या है, हवा के माध्यम से हमारे भारत में क्या होता है, तो वर्षा होता है। तो अभी हम लोगों ने कौन सा लिया है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से लिया है, क्योंकि ज्यादातर हवा वर्षा जो है भारत में इसी, ठीक है, मानसून से होता है। तो जैसे ये समुद्र से होते हुए इस पहाड़ में इस तरीके से जैसे ये ऊपर जाता है ना, जाने लगता है, इसमें क्या होता है, ये अपने साथ, है ना, अ, हवा के साथ पानी की, मतलब जो वो उमस होता है उसको कैरी करते हुए जाता है। और ये जाते जाते क्या होता है, वो बारिश कराता है। जाते जाते क्या कराता है, बारिश कराता है, जाते हुए पूरे इस एरिया में, है ना, एक मिनट समझना आप। ठीक है। जाते हुए इस एरिया में पूरा, है ना, हर इस तरफ क्या होता है, बारिश कराता हुआ जाता है। एक पॉइंट पर क्या होता है, बहुत ज्यादा बारिश कराता है। ठीक है। इस कारण आप ये पूरे एरिया में क्या, तो हरियाली देखने को मिलता है, पेड़ पौधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं, है ना। तो इसी कारण यहाँ पे क्या है, जैव विविधता आपको समृद्ध देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही इसके मैक्सिमम हाइट पे जाता है, हाइट पे पहुंचने के बाद क्या होता है, ये हवा जो है ना, बहुत ज्यादा हल्का हो जाता है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद देखिए, कुछ हवा इधर हो गया, कुछ ऐसे बिखरेगा, कुछ ऐसे बिखरेगा, कुछ सीधे निकल जाएगा। तो यहाँ पर इनकी जो है, जो पहली इनकी बहुत सारी हवा को एक साथ जो कैरी करता था, है ना, जिसमें क्या उनकी सघनता बहुत ज्यादा थी, यहाँ क्या होता है, वो कम होने लगता है और बिखराव भी हो जाता है। जिसके कारण कई बार ये नीचे से हवा होता है, तो मैक्सिमम बारिश की बूंदे जो है यहाँ तक होती है, वो क्या करती है, जिसको कैरी किया होता है वो बारिश होती है ना। यहाँ पर जाते हुए क्या हो जाता है, उसमें भी कमी आ जाती है। जिसके कारण इसका जो ये वाला निचला हिस्सा है, यहाँ बारिश क्या होता है, वो बहुत कम देखने को मिलता है, बहुत ज्यादा कम। ठीक है। यहाँ पर आपको पेड़ पौधे भी बहुत कम देखने को मिलेंगे। यही क्या होता है, वृष्टि छाया प्रभाव होता है, जिसमें क्या, तो एक एरिया में, ठीक है, आपको बहुत ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी, दूसरा एरिया बिल्कुल सूखा देखने को मिलता है। ठीक। इतनी चीजें आप समझना भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ठीक। यहाँ पर ना ये चीज को भी याद रखना, ठीक है। जैसे दक्षिण पश्चिम मानसून जो है क्या करती है, भारी बारिश कराती है ना, भारी बारिश कराती है, लगभग 200 सेंटीमीटर से ज्यादा होता है। ठीक है। इसी कारण यहाँ पर सघन वन जो है क्या है, तो पनपते हैं। लेकिन जैसे ही इसका स्ट्रक्चर मैंने आपको बताया इस तरीके से होता है, तो इस वाले क्षेत्र में हवा में क्या होती है, नमी खत्म हो जाती है, हवा में नमी खत्म हो जाती है, जो वो अपने साथ क्या, औष की बूंदे जो है, हाँ, इसको इस तरीके से समझिए, जैसे वेपोराइजेशन होता है ना, तो उसको यहाँ तक लाते हुए बहुत सारी, तो यहाँ पर क्या होती है, ठीक है, बहुत सारी तो यहाँ बारिश करा चुकी होती है, और इस एरिया में क्या होता है, बहुत हल्का हो जाता है। ठीक है, बहुत हल्का हो जाता है, और इस तरफ बारिश कम होती है। इसी कारण यहाँ पर क्या, वर्षा नहीं होती है, तो जो पेड़ पौधे उगते हैं, है ना, वो कैसे होते हैं, कंटीले होते हैं। कंटीले होने का कारण क्या है, कि इन कंटीले, ठीक, ये जो कंटीले हैं ना, कंटीले पेड़ पौधे हैं, इनको क्या होती है, तो पानी की आवश्यकता कम होती है। और साथ ही जो शुष्क पर्णपाती, है ना, जो सूखे वृक्ष हैं, वही आपको इस एरिया में उगते हुए देखेंगे। ठीक है। देखिए, कहने का मतलब क्या है, कि इस एरिया में वैसे पेड़ पौधे आपको देखने को मिलेंगे जिसको पानी क्या होती है, बहुत कम जरूरत होती है। ठीक। चलिए देखिए, है ना, तो आगे बढ़ते हैं, इतनी चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। देखिए, ये वाला जो विभाजन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक। तो यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा, जहाँ पर वर्षा जो है ना, जहाँ पर वर्षा जो है, ये 200 सेंटीमीटर से अधिक होता है। ठीक है। 200 सेंटीमीटर से क्या, तो अधिक होता है। ठीक है। इसको क्या, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन कहते हैं। देखिए, जहाँ पर वर्षा क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है, वहां पर वन जो है आपको सदा देखने को मिलता है, बस ऐसा ही याद रखना। तो सदाबहार मतलब हमेशा क्या होता है, अच्छे से हरा भरा रहता है। इस तरीके का वन कहाँ देखने को मिलेगा, जहाँ पर वर्षा ज्यादा होती है, मतलब 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। और ऐसे ऐसे क्षेत्र में वन कैसे देखने को मिलेंगे, तो याद रखिए, ऊंचे देखने को मिलेंगे, है ना, सघन देखने को मिलेंगे, और बहुस्तरीय, है ना, बहुत सारे स्तर में आपको देखने को मिलता है। ठीक है। इन चीजों को ये आपको याद रखना है। और कुछ मैं नाम बता रहा हूँ, जैसे कि नाम याद रखना है, एक आर से रोजवुड। ठीक है। आर से क्या, तो रोजवुड, इस पेड़ का नाम आपको याद रखना है। डी से क्या, तो बेत, ये वाला पेड़ पौधा आपको याद रखना है। उसी प्रकार एस से सिंकोना, और आर से रबर। ये सब कहाँ आपको देखने को मिलते हैं, तो ये सब आपको देखने को मिलेंगे उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन क्षेत्र में। ठीक। और साथ ही देखिएगा,
ये जो है ना इस एरिया में, मतलब कहा जहाँ पर उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं, यहाँ पर मसालों की खेती भी आपको देखने को मिलती है। क्या? तो मसालों की। ये आपको याद रखना है अच्छे से, ठीक है। यहाँ पर क्या? तो मसालों की खेती भी आपको देखने को मिलती है ना। किसकी? तो 1 मिनट में बताता हूँ, मसालों की, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे बढ़िए। आगे बढ़ने पे आपको यहाँ पे देखेंगे, जिस क्षेत्र में 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, इसको क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, नम पर्णपाती वन, या इसी को क्या? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। क्या? तो है ना। और इस क्षेत्र में जो पेड़ है उसमें दो नामों को याद रखना है, टीक और साल, ठीक है। टीक और साल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको छोड़ दिया जाए तो आप, मैं कुछ और नाम बता रहा हूँ, जैसे एस से एक शीशम याद रखना, है ना, एस से शीशम याद रखना, और एम से महुआ, ये भी आपको याद रखने हैं। ए से आंवला याद रखना है आपको, के से कुसुम याद रखना है, और सी से चंदन। तो ये इन नामों को भी याद रखना। ये आपको कहाँ देखने को मिलते हैं? तो नम पर्णपाती वन क्षेत्र, जहाँ 100 से लेकर 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, ठीक है। इसको क्या कहा जाता है? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। इतनी चीजें क्लियर हुई। अगला आप ध्यान देना, है ना। अगला आप यहाँ पे देखना, तो अगला आपको याद रखना वह क्षेत्र जहाँ 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है, तो इस क्षेत्र को कहा जाता है शुष्क पर्णपाती वन, या पूरा इसको कहते हैं उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन क्षेत्र। यहाँ आपको जो घास के मैदान है ना, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। इस क्षेत्र में क्या? तो घास के मैदान बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। साथ ही कुछ और मैं आपको नाम बता रहा हूँ जिनको आपको याद रखना है। उन नामों में याद रखना, एक है याद रखना टी से तेंदू, तेंदू के भी पौधे यहाँ पे देखने को मिलते हैं। पी से पलाश, ये भी नाम आपको याद रखना। और के से खैर, ये 3 नाम आपको याद रखने हैं। वो जो है इस क्षेत्र में आपको बहुतायत में देखने को मिलते हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे हम समझिएगा, जहाँ 50 सेंटीमीटर तक या उसके आसपास वर्षा होती है, ये बहुत कम वर्षा होती है। इस कारण यहाँ पर आपको झाड़ियाँ देखने को मिलती है। साथ में कंटीले वन, जो कांटे वाले वन होते हैं, उसको पानी की जरूरत कम होती है। क्यों? तो इसके बारे में यहाँ पे हम डिस्कस अभी नहीं करेंगे, बाद में हम लोग, है ना, जब चीजें और सामने आएंगी, ठीक है, क्योंकि उतना ज्यादा वो इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक। तो यहाँ पर ना कुछ पेड़ के नाम है, जैसे बबूल और कैक्टस, ये याद रखने हैं आपको, है ना। बबूल और कैक्टस ये आपको याद रखना है। साथ ही एक खजूर, है ना, के से खजूर वाला पेड़ आपको याद रखना है इस क्षेत्र में, ठीक है। ये देखने को मिलता है। बी से बबूल, ये दो नाम और याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो ये आपको देखने को मिलते हैं कहाँ? तो कंटीले और झाड़ियों वाले जो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है वहां पे, है ना। तो कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन है। देखिएगा यहाँ पे, अब नीचे देखना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, ये क्या? ऊंचे सघन बहुस्तरीय होते हैं। नम पर्णपाती वन, जिसको मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, उष्णकटिबंधीय अद्र पर्णपाती। तो यहाँ टीक और साल, और साथ ही ये जो नाम बताया, इसको आप पीछे वीडियो में थोड़ा सा देख लेंगे, ठीक है। शुष्क पर्णपाती वन, ये विशाल घास के मैदान देखने को मिलते हैं। और ये सब कंटीले झाड़ियों वाले आपको, ये बबुलो कैक्टस, ये भी आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन वाले क्षेत्र में, ठीक। चलिए अब इसके अतिरिक्त आपको याद रखना है, आपको डेल्टा क्षेत्र भी देखने को मिलता है। तटीय डेल्टा, ये मैंग्रोव वन वाले क्षेत्र होते हैं। कहाँ पर? तो याद रखिएगा, जो हमारे भारत के पश्चिम बंगाल में सुंदरवन वाला क्षेत्र है ना, वो आपको इसमें देखने को मिलता है। और यहाँ खारे पानी की अनुकूलता आपको देखने को मिलती है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जहाँ पर खारे पानी की अनुकूलता आपको देखने को मिले, तटीय और डेल्टा वाले क्षेत्र, वहीं पर आपको वो क्या? तो मैंग्रोव वन देखने को मिलते हैं। एग्जाम्पल में याद रखिएगा कौन सा? तो सुंदरवन कहाँ का? तो पश्चिम बंगाल का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, तो उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है ना, जहाँ पे वर्षा मैंने कितना बताया, 100 से 200 सेंटीमीटर, है ना। इतना वर्षा, उससे अधिक। और यहाँ का टेम्परेचर भी थोड़ा सा याद रख सकते हैं, लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, 22 सेंटीमीटर से अधिक होता है, ठीक है। और पेड़ की ऊंचाई भी यहाँ मैंने बताया क्या, ज्यादा ही ऊंचा होता है पेड़, 60 मीटर तक या उससे अधिक ऊंचाई तक पहुंच सकता है यहाँ पे, ठीक है। और पत्ते गिरने का कोई निश्चित समय नहीं होता, क्योंकि सदाबहार वन है, हमेशा बारिश अच्छी होती है, तो यहाँ पे हमेशा क्या? तो हरा भरा होता है, ठीक है। इन क्षेत्रों में कुछ प्रजातियां निवास करती हैं, जैसे महोगनी, रोजवुड और एवबनी।
ये आपको याद रखना है। तो ये किसकी प्रजातियां हैं? तो याद रखिए पौधों की प्रजातियां हैं, ठीक है। ठीक, चलिए। और इसका विस्तार आपको देखने को मिलेगा। तो ये पश्चिमी घाट मतलब पूरा ये वाला भारत के एरिया में, और साथ ही उत्तर पूर्वी भारत में इस वाले एरिया में आपको देखने को मिलता है। ठीक है, चलिए। अब इसके बाद मैंने आपको बताया गया था, ठीक, नम पर्णपाती वन, जिसको क्या मैंने आपको बताया था, उष्णकटिबंधी, है ना, आर्द्र पर्णपाती वन के नाम से भी इसको जाना जाता है। और शुष्क पर्णपाती वन को उष्णकटिबंधी शुष्क पर्णपाती वन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, तो नम पर्णपाती में याद रखिएगा 100 से 200 सेंटीमीटर वर्षा होती है, और शुष्क में 70 से 100 मीटर। ठीक, और इसका विस्तार आपको कहाँ देखने को मिलता है? तो हिमालय की तलहटी, मतलब हिमालय का सबसे निचला हिस्सा है वहाँ, साथ ही पश्चिमी घाट के पूर्वी ढलान में। ठीक है, मैंने वहां पर बताया था आपको, ये समझिए। अ, ठीक, ओ नो, ओके। इस तरीके का आपको भारत का दक्षिण का जो है विस्तार आपको देखने को मिलता है। तो यहाँ पर आपको याद रखना है, ये पश्चिमी घाट है ना, पश्चिमी घाट इस तरीके का है। इसका ढलान अगर इस साइड है, तो इसी साइड आपको वो क्या है, वो पौधा आपको देखने को मिलता है। कौन सा? तो उष्णकटिबंधीय आर्द्र या नम्र पर्णपाती वन। ठीक है, बेसिकली इस वाले इलाके में। ठीक, ऐसा ही आपको देखने को मिलता है। ये प्रायद्वीपी पठार, प्रायद्वीपी पठार मतलब ये वाला जो स्ट्रक्चर मैंने बताया था ना, इसमें सभी और आपको ये वाला देखने को मिलता है। और इसको छोड़ के आपको और याद रखना है, उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदानी इलाकों में भी शुष्क पर्णपाती वन आपको देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पर आपको याद रखना है, नम पर्णपाती वन में, कि यहाँ टीक, साल, बांस और शीशम और चंदन, ये सारे नाम आपको याद रखने ही इंपॉर्टेंट है ना। और शुष्क पर्णपाती वन में तेंदुपलास, बेल, खैर, अमलतास, ये नाम भी आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नम पर्णपाती में याद रखिएगा सघन जंगल आपको देखने को मिलता है। क्योंकि शुष्क है तो यहाँ पर पेड़ पौधे जो है आपको खाली खाली देखने को मिलते हैं। खाली खाली कहने का मतलब इसमें क्या होता है कि जो हरी हरी पत्तियां होती हैं वो नीचे क्या होती हैं, गिर जाती हैं, है ना। और यहाँ पर आपको क्या है, घास ही देखने को मिलेगा ज्यादातर। ठीक है, और पेड़ क्या है, एकदम सूखा सूखा होता है, उसीलिए यहाँ नग्न पेड़ों वाले विशाल घास के मैदान जैसा दिखता है, ऐसा बोला गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पर ये क्या है, कैक्टस का पौधा है ना, ये क्या है, कैक्टस का पौधा है। तो याद रखिएगा, ये इसमें कांटे जो आते हैं ना, ये कांटे एक्चुअल में रहते नहीं है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ये होते हैं इनके, ठीक है, पौधों का तना वाला या फूल वाला हिस्सा होता है। ठीक है, तो इससे क्या होती है, जो वाष्पीकरण होता है, जिसके कारण पानी जो है ना, पानी जो है बहुत ही ज्यादा निकलता है वाष्प के रूप में, है ना। और वो क्या होता है, वायुमंडल के द्वारा सोख लिया जाता है। तो पानी की, चूंकि ये ऐसे जगहों पे होता है जहाँ पानी की बहुत ज्यादा कमी होती है ना, रेगिस्तान वाले एरिया में, जहाँ क्या होता है, यहाँ पे देखो 50 सेंटीमीटर से कम वर्षा वाले स्थान पे बेचारा होता है। तो पानी की ऑलरेडी कमी है, उसके बाद अगर इस पौधे में पानी का वाष्पीकरण होने लगेगा, तो इनके लिए जो जीने के लिए भी, है ना, ये क्या हो जाएगा, इनके जीने के लिए भी इनको सर्वाइव करना पड़ेगा, हो सके तो ये मर जाएंगे। इसीलिए क्या करते हैं कि अपने माथल जो तने होते हैं ना, तने वाले हिस्से, उसको क्या करते हैं, कांटे में परिवर्तित करते हैं, ताकि वाष्पीकरण जो है ज्यादा ना हो। ठीक है, और उसी वाले जो ये वाले हिस्से हैं, है ना, कंटल वाले हिस्से में, इसी में क्या करते हैं, ये जमा करते हैं, और ताकि उस क्षेत्र में क्या करें, बिना पानी के अच्छे से सरवाइव कर सके, मतलब जीवन जी सकें। ठीक, इतनी चीजें बस आपको याद रखना है। साथ ही याद रखिएगा, तो जब भी इस एरिया में होता है, तो इनकी जड़ें जो है क्या क्या होती हैं, लंबी होती हैं। और ये क्या करती हैं, लंबी होने का कारण क्या है कि पानी, पानी जो है भूजल में होता है ना, पानी में तो भूमि के अंदर होता है, वहां तक ये जल अपने आप को पानी लेने के लिए पहुंचाने की कोशिश करती है। ठीक है, बस इतनी चीजें याद रख। ये वाला हिल गया, है ना। अब इसके बाद हम लोग हो गया। ठीक, अब ये वाला स्ट्रक्चर देखना है यहाँ पे। ये खैर उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये सदाबहार वन वाला क्षेत्र है। ठीक, देखो हम अब मैंग्रोव की बात करते हैं, है ना। ये एक्चुअल में दूसरे वाले साइड में मुझे रखना था, यहाँ पे है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो भारत में जो मैंग्रोव क्षेत्र है, ये आपको कितना देखने को मिलता है, तो 7% देखने को मिलता है। ठीक है, कितना? तो 7%, 7%। और इसी को अगर आप लोग डाटा में, जैसे पेपर में पूछा गया था, है ना, हाल ही में किसी पेपर में ये पूछा गया था, तो क्षेत्रफल को आपको याद रखना है। 1 मिनट, 6740 किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है,
तो भारत में जो मैंग्रोव वन का विस्तार है आपको कितना देखने को मिलता है, तो 7% देखने को मिलता है। क्षेत्रफल में अगर आपसे पूछा जाएगा तो 6,740 किलोमीटर स्क्वायर आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेरे ख्याल से आगे स्लाइड में मैं रखा हूँगा ना मैंग्रोव वन के बारे में। तो मैंग्रोव वन के बारे में याद रखिएगा, मैंने आपको लोकेशन बताया कौन सा, तो सुंदरवन। सुंदरवन कहाँ देखने को मिलता है आपको, तो पश्चिम बंगाल में, है ना। पश्चिम बंगाल में देखने को आपको मिलता है। तो यहाँ पर होता क्या है ना, देखिएगा जो पानी जो है जब बंगाल की खाड़ी में गिरता है, ठीक है, पानी जो है क्या होता है बंगाल की खाड़ी में गिरता है, तो उसी तरीके वो खंडित होकर गिरता है अलग अलग जगहों से, ऐसे ऐसे, ठीक है। और जो अरब सागर में पानी गिरता है वो डायरेक्ट क्या होता है इस तरीके से ये जाता है और सीधा गिरता है, तो सीधा जाके गिरता है। ठीक है, ये अरब सागर की बात हो गई। इसमें होता क्या है, अभी अलग अलग जगह से इस तरीके से खंडित हो होकर के, है ना, क्योंकि धार में भी इसमें कमी आ जाती है, एक साथ गिरता है तो ये क्या होता है, और उसके धार भी बड़ा होता है ना, पानी का धार भी बड़ा होता है और तेजी से गिरता है। अब ये क्या होता है, धार में भी कमी होती है और खंडित होकर गिरता है, तो इसका मतलब क्या है, इसके साथ जो कुछ कुछ कीचड़ जाते हैं, कंकड़ जाते हैं, वो क्या होते हैं, धीरे धीरे इसके आसपास के एरिया में फैलने लगते हैं। ठीक है, और चूंकि पानी जो है बहुत ज्यादा एक साथ नहीं होता है, तो डायरेक्ट वो क्या है, बंगाल की खाड़ी में जाके गिरता जरूर, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं गिरता। तो आसपास में जो कीचड़ है, कंकड़ है, वही क्या दलदली एरिया बना देता है। तो मैंग्रोव का क्षेत्र कैसा होता है, तो दलदली क्षेत्र होता है, सबसे पहले तो याद रखिएगा यहाँ पे, है ना। और उसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि वायवी जड़ें जो कीचड़ और पानी के ऊपर से सांस लेती हैं, याद रखिए, है ना। कीचड़ और पानी के ऊपर से क्या करती हैं, सांस लेती हैं, इसलिए ये क्या होता है ऊपर आपको देखने को मिलता है। किसी किसी मूवी में आप लोगों ने देखा होगा, है ना, मैंग्रोव वाले क्षेत्र को। साथ ही ये ज्यादातर क्या होता है, चूंकि बंगाल की खाड़ी के आसपास एरिया, खारे पानी को सहने की इसमें क्या होती है, इस तरीके के पौधों में क्षमता होती है। तो उस पौधे का नाम क्या है, तो होलोफाइट्स कहते हैं, है ना, क्या, तो होलोफाइट्स, हेलोफाइट्स के नाम से जाना जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, और एक वन में ना एक और प्रकार आपको देखने को मिलता है, प्राकृतिक विभाजन में पर्वतीय वन। पर्वतीय वन मतलब जो वन क्या होते हैं, पर्वतों में होते हैं, है ना, जो जिनका जीवन जो है किसमें चलता है, तो पर्वतों में ही उनका जन्म होता है। ठीक है, और पर्वत में ही उनकी क्या होती है, मृत्यु होती है। जो पौ- जीवन रेखा है ना, पेड़ पौधों का, वो कहाँ, तो पर्वतों में ही होता है। तो याद रखिएगा, 3600 मीटर की ऊंचाई पर आपको क्या देखने को मिलता है, तो अल्पाइन वन और टुंड्रा। ठीक है, मतलब मान लीजिए यहाँ पर जो है, ये वाला जो एरिया को हम लोग लें, अगर ये 3600 मीटर की प्लस है, तो यहीं पर आपको अल्पाइन वन और टुंड्रा वन देखने को मिलता है। साथ ही सिल्वर फर, जूनिफर, इस तरीके के नाम आपको याद रखना है। ये कहाँ देखने को मिलता है, तो ये आपको देखने को मिलेगा 3600 मीटर के ऊपर, है ना, 3600 मीटर की ऊंचाई के ऊपर पर्वतीय क्षेत्र में। बर्फ के पास आपको काई और लाइकेन भी देखने को मिलते हैं। ठीक है, काई और लाइकेन भी देखने को मिलते हैं। ये है क्या, बेसिकली तो शैवाल होते हैं, है ना। और गुज्जर और बकरवाल जैसी जनजातियां पशु चराती हैं यहाँ पे, ये भी आपको याद रखना है। तो इस क्षेत्र में गुज्जर और बकरवाल जो प्रजातियां हैं वो आपको भी देखने को मिलती है ना, मतलब ये क्या है, जनजातियां हैं जो क्या पशु चराने का क्या तो काम करती हैं। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर हुई। इसके बाद अगर ऊंचाई आपको 1500 से 300 मीटर, मतलब इस वाले एरिया को देखना है, तो यहाँ पर आपको शीतोष्ण वन देखने को मिलेगा। शीत मतलब नमी युक्त वन देखने को मिलता है, जिसमें क्या चीड़, देवदार, सिल्वर फर, ये आपको इसके अंतर्गत देखने को मिलता है। उसके बाद इस एरिया में आप लोग आएंगे तो यह 100 से 200 मीटर ये आर्द्र शीतोष्ण वन है। ठीक है, यहाँ आपको ओक और चेस्टनट देखने को मिलता है। ये बिल्कुल तलहटी वाला एरिया है, पर्णपाती वन है। ठीक, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो इस वाले को याद रखना, अल्पाइन वन और टुंड्रा। ठीक है, साथ ही गुजर और बकरवाल जैसी, ठीक है, जनजातियां यहाँ पे क्या करती हैं, पशु चराने का काम करती हैं। और यहाँ काई और लाइकेन जो है ये क्या सवाल के एक रूप है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसको आप लोग पढ़ लेना, उतना इंपॉर्टेंट ये है नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ चीजें यहाँ पे देख लेना, जैसे कि, ठीक, तो हमारे भारत में पृथ्वी के लगभग आपको याद रखना है 4 से 5% गैस, मतलब 4 से 5% ही पशु और पशु प्रजातियां पाई जाती हैं। हाँ, पशु और पौधों की प्रजातियां क्या तो पाई जाती हैं।
ठीक। पूरे विश्व में जितनी प्रजातियां पाई जाती हैं पौधे और पशु की, हमारे भारत में उसके 4 से 5% ही आपको देखने को मिलता है। हाथी आपको सदाबहार वन, जहाँ हमेशा क्या होती है, हरियाली होती है, उनके खाने का साधन उनको अच्छे से उपलब्ध हो, उनके लिए पानी उपलब्ध हो, ऐसे क्षेत्र में देखने को मिलता है। बाघ जो है आपको याद रखिएगा, पर्णपाती और मैंग्रोव क्षेत्र में देखने को मिलता है। पर्णपाती और मैंग्रोव क्षेत्र जितने भी आप लोग अभयारण्य देखने को मिलेंगे मिलेंगे आपको, याद रखिएगा वो तो या तो पर्णपाती क्षेत्र में होंगे या तो मैंग्रोव क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। जो टाइगर रिजर्व वाला एरिया है वो है ना, टाइगर रिजर्व वाला एरिया आपको देखने को मिलता है उन्हीं क्षेत्र में। साथ ही आपको याद रखना है, जैसे मैंग्रोव में तो यहीं आपको क्या तो बंगाल टाइगर देखने को मिलता है। क्या तो बंगाल टाइगर आपको कहाँ देखने को मिलेगा, तो मैंग्रोव के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ऊँट आपको देखिए कि भारत में कहाँ देखने को मिलता है, तो रेगिस्तान में देखने को मिलता है। और क्यों, ये कंटीले वन का क्या हो भक्षण करते हैं, इसलिए आपको ऊँट जो है उसी एरिया में देखने को मिलता है। ये पानी को ही एक ही बार बहुत लंबे समय तक अपने शरीर में रख सकते हैं और एक ही बार पानी पीते हैं, है ना, लंबे टाइम के लिए। तो इस कारण आपको इस ऊँट ऊँट कहाँ देखने को मिलता है, उसी एरिया में देखने को मिलेगा। हंगुल जो है अल्पाइन, जो मैंने आपको बताया था, 3500 मीटर से ऊपर की ऊंचाई में ये क्षेत्र इनके लिए क्या होता है, प्राकृतिक प्रवास होता है। वो केवल उसी क्षेत्र में ही सरवाइव कर सकती हैं, इस वाले एरिया में ये सरवाइव नहीं कर पाएंगी। ठीक है, चलिए। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1973 से क्या है तो चालू हुआ है। 2000, हाँ, बाघों की संख्या जो है अभी 2023 में तो 3682 या इतनी आपको देखने को मिलेंगे। लेटेस्ट कुछ आया होगा, है ना, लेटेस्ट आया होता है उसको मैं अपने चैनल पे पोस्ट करता हूँ, ठीक है, वहां से आप लोग उसको देख सकते हैं। ठीक, तो इसके बारे में बाद में डिस्कस कर लेंगे हम लोग। फिलहाल आपको याद रखना है कि प्रोजेक्ट टाइगर चालू कब हुआ था, 1973 में, और लेटेस्ट डाटा भी हम लोग फिर इसको देखेंगे। फिलहाल 23 का डाटा याद रखना है, 3682 याद रखना है। याद रखिएगा, वैश्विक बाघ की आबादी का 75% से अधिक जो है हमारे भारत में 18 राज्यों में 58 टाइगर रिजर्व अब देखने को मिलता है आपको, है ना। पूरे दुनिया में जितनी बाघ की आबादी है उसके 75% से ज्यादा हमारे भारत के 18 राज्य के 58 टाइगर रिजर्व में देखने को मिलता है। साथ ही जो एलिफेंट प्रोजेक्ट है भारत में 1992 से 18 राज्यों में लागू है। कितने राज्यों में, 18 राज्यों में, जहां पर ये इनका जो है क्या तो प्राकृतिक आवास है। ठीक है, जहां पर ये अपना जीवन यापन करते हैं उन्हीं क्षेत्रों में, जंगल वाले क्षेत्रों में। ठीक है, ये आप लोग पढ़ लेना, उतना इम्पोर्टेंट है नहीं। ठीक है, साथ में ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो भारत में 18 जीवमंडल नीचे है जिसको बायोस्फीयर रिजर्व कहते हैं, है, जिनमें से 12 को क्या है तो यूनेस्को द्वारा मान्यता प्रदान किया गया है। जैसे ये नंदा देवी है ना, मेरे ख्याल से सबसे पहला तो यही होगा। उसके बाद यहाँ क्या है, कंचनजंगा, ये देवांग दिबांग, देब्रू, मानस, नोकरेक, ठीक है, पंचमढ़ी, अचानक मार अमरकंटक, है ना, अचानक मार अमरकंटक, सिमलीपाल उड़ीसा, सुंदरबन पश्चिम बंगाल हो गया, नीलगिरी आपको देखने को मिलता है केरल, है ना, ये आपको बॉर्डर में देखने को मिलता है तीनों का। ठीक है, कहाँ पर तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और केरल। ठीक है, ये अगस्त मलाई ये आपको देखने को मिलता है कहाँ तो तमिलनाडु में, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, ये वाला एरिया और ग्रेट निकोबार एरिया। आपको यहाँ पर इतना ध्यान देना है, ये नंदा देवी आपको कहाँ तो उत्तराखंड में देखने को मिलेगा। ये ना मेरे ख्याल से कंचन कंचन जोना डोंगा लिखा हुआ है ना, ये भी इसी एरिया में, सिक्किम, है ना, सिक्किम में आपको देखने को मिलता है। चलिए ठीक है, बाकी ये सब आप लोग देख लेना। आगे बढ़ते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट होगा तो नहीं। चलिए ठीक है, मैं क्लास यहीं तक रखता हूँ। ठीक है, बाकी ये वाला आपको थोड़ा सा पढ़ना है, आप जहाँ से पढ़ते होंगे मैंने ऐसा ही एक रोड में प्रॉपर आपको जल्दी क्विक रिवीजन के तौर पे यहाँ पे बताया हुआ है। ठीक है, चलिए।